हमने अपने लास्ट टॉपिक में एसी थ्रू रेजिस्टेंस को सीखा। हमने देखा कि कैसे हमारे पास लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट है और कैसे हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट में, जो हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होते हैं, तो उसमें हमारे पास वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। अब अगर मैं एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस की बात करूं तो हमारे पास ये ऐसा सर्किट होता है जो हमारे पास प्योरली इंडक्टिव होता है। इसमें हमारे पास जो लोड होता है वो इंडक्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव लोड जो होता है ना वो हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट से बिल्कुल चेंज होता है, यानी कि इसका जो बिहेवियर है वो रेजिस्टिव सर्किट से चेंज है। इसमें हमारे पास जो वोल्टेज और करंट हैं वो एक दूसरे के साथ इन फेज नहीं होते, बल्कि इनके अंदर हमारे पास लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो हमारे पास इसमें वोल्टेज लीड करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो इंडक्टिव सर्किट होता है इसमें हमारे पास वोल्टेज लीड करता है, जबकि करंट जो है वो इसमें हमारे पास लैग करता है। और हमारे पास इसमें एक सोर्स और एक हमारे पास लोड होता है जो हमारे पास प्योरली इंडक्टिव होता है। और अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास वोल्टेज जो है वो इसमें लीड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू करंट। करंट हमारे पास इसमें रेड लाइन से शो हो रहा है, जो हमारे पास ज़ीरो था, और हमारे पास उस पॉइंट पे जो येलो लाइन वोल्टेज वाली लाइन है वो हमारे पास 90 डिग्री है। इट मीन्स कि हमारे पास जब वोल्टेज 90 डिग्री पे मतलब कि मैक्सिमम है, अपनी पीक वैल्यू दे रहा है, तो हमारे पास करंट अपनी मिनिमम वैल्यू को दे रहा है, और हमारे पास जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है। अब इसको हम फाइंड करते हैं मैथमेटिकली भी। हमने ग्राफिकली इस चीज़ को देख लिया, अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। जो हमारे पास इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि जो वोल्टेज होता है वो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी से। अब इसमें जो एल है वो हमारे पास इंडक्टेंस है, यानी कि जो उस इंडक्टिव लोड की अपनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये वो है, और हमारे पास डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी आपको पता है कि कैसे हमारे पास चेंज इन करंट होता है। आई जो है वो मेरे पास आई एम इंटू साइन ओमेगा टी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके पेपर में ये डेरिवेशन आती होती है कि कैसे एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस में हमारे पास जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा होता है। अब V को अगर आप देखें तो या E को हम इसको जगह E भी लिख सकते थे, V भी लिख सकते थे। मैंने I की वैल्यू को उठा के उसमें डेल्टा I में पुट कर दिया, तो डेल्टा इंटू आई एम साइन ओमेगा टी हो गया, और हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा टी है। और इसमें से मैं आई एम को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास V इक्वल टू एल आई एम, और हमारे पास रिमेनिंग बचेगा डेल्टा साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब है कि चेंज इन साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको हम डेरिवेटिव भी कह रहे होते हैं कि चेंज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम को। और हमारे पास जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको पता है, उन्होंने मैथ में इस चीज़ को पढ़ा है कि हम लोग कैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इनका डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है कि जो मेरे पास साइन होता है इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास कॉज में चेंज होता है, और हमारे पास एंगल के ऊपर अगेन डेरिवेटिव लग रहा होता है, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो होता है वो ओमेगा होगा इन टर्म्स ऑफ टी। जब हम ले रहे होंगे तो डेरिवेटिव ऑफ टी जो होगा विद रिस्पेक्ट टू वो 1 आ रहा होगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है, अगर मैं डी बाई डी टी इंटू टी करूँ तो वो मेरे पास इक्वल टू 1 होता है ना, ये चीज़ आपको पता है। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं पता तो बस आप ये चीज़ याद रख लें कि हमारे पास टाइम के हिसाब से हम इसका चेंज देख रहे होते हैं। और अगर मैं साइन ओमेगा टी की बात करूं तो डेरिवेटिव जब मैं साइन ओमेगा टी का लूँगा, इसको हम सिंपल कैलकुलस भी कह सकते हैं। और हमारे पास आपने फिजिक्स में इसके अंदर ज़्यादा डीप जाना भी नहीं है, आपने जस्ट ये लिख देना है कि बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलस हमारे पास जो साइन ओमेगा टी ओवर टी है वो ओमेगा कॉज ओमेगा टी के इक्वलेंट होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो कॉज ओमेगा टी डॉट ओमेगा होता है, और उसको में हमने ओमेगा को स्टार्ट में ले लिया है। ठीक है, अब ये चीज़ देखने वाली है इसमें कि अगर मैं इसको इसकी जगह पुट करूँ तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स बचती हैं ओमेगा एल आई एम और कॉज ओमेगा टी। ठीक है जी, और साइन ओमेगा टी तो हमें कॉज ओमेगा टी में चेंज हो गया, और ये जो ओमेगा एल आई एम है ये हमारे पास वी एम भी हमें कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है, जो हमारे पास प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको ये भी चीज़ पता है कि कैसे हमारे पास कॉज और साइन का रिलेशन होता है, जिसमें हमारे पास अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो एंगल, तो उसमें हम कैसे एक दूसरे को वेरी कर लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर +9 पाई/2 यानी कि 90 डिग्री कर दूं तो वो हमारे पास कॉज ओमेगा टी जो है वो साइन ओमेगा टी में चेंज हो जाएगा, विच मीन्स कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना आई वाला, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब ये पाई/2 का मतलब ये है मेरे पास के +90 डिग्री, और +90 डिग्री का मतलब ये है कि मेरे पास इसमें एक चीज़ लीड कर रही है, और वो लीड कर रही है हमारे पास वोल्टेज। और आप अगर इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं कि करंट हमारे पास नीचे है। अब नीचे एरो होने का मतलब ये है कि करंट इसमें लैग कर रहा है, और लैग कितने एंगल से कर रहा है, आप एंगल भी दे सकते हैं 90 डिग्री से। तो ये हमारे पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की एक कंप्लीट डेरिवेशन थी, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे पास जो वोल्टेज और करंट एक दूसरे से लीडिंग या लैगिंग कर रहे होते हैं, और हमारे पास जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से इसमें लीड कर रहा होता है।
अब इसमें हम इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL को भी फाइंड कर लेते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि जो VM है वो इक्वल होता है IM इंटू XL, यानी कि जो V इज इक्वल टू IR होता है और XL जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इसके अंदर अपोजिशन या रेजिस्टेंस भी कहला रही होगी। अगर मैं XL की बात करूँ तो वो मेरे पास VM और IM के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, और नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास XL में मैं VM की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ IM इंटू ओमेगा L, क्योंकि हमारे पास जो XL है वो हमारे पास ओमेगा L के इक्वलेंट भी होता है। इसमें IM कट जाएंगे तो हमारे पास XL जो है वो ओमेगा L के इक्वल आ जाएगा, और यही हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहलाती है। ठीक है, अब ओमेगा जो है उसको मैं 2πf के इक्वलेंट भी लिख सकता हूँ। ये चीज़ हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी देखी थी कि कैसे में ओमेगा जो इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं, तो वो इक्वलेंट होता है 2πf के। अब इनमें कौन सी फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस पे डिपेंड कर होते हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर आ जाता है। अब आप देख सकते हैं XL जो है वो इज इक्वल टू 2π इंटू FL है, जबकि 2 और पाई दोनों के दोनों हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, जबकि इनमें जो क्वांटिटी वेरी होती है और हमारे पास XL पे फ़र्क पड़ता है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है। पावर लॉस इन इंडक्टर, अब इसके अंदर इंडक्टर के अंदर हमारे पास पावर लॉस हम कैसे देख सकते हैं। पावर लॉस भी इसमें वही है कि हमारे पास जो वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पावर को जनरेट करता है। P इज इक्वल टू VI, और हमारे पास जो V है वो VM cos ओमेगा टी, जबकि I जो है वो IM sin ओमेगा टी, क्योंकि VM और cos यानी कि साइन और cos में हमारे पास 90 डिग्री का फ़र्क होता है। अब अगर मैं IM इसमें बाहर ले लूँ तो मेरे पास cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये हमारे पास कैसे है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब अगर मैं ओमेगा टी साइन कॉस की जगह cos 90 पुट करूँ तो हमारे पास जीरो आता है, और उनका प्रोडक्ट हमारे पास जीरो हो जाएगा। कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा, तो VM IM को हम जीरो आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर में 2 आप बेशक ना लिखें क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं, जस्ट हमने ये लिख देना है कि cos ओमेगा टी में 90 डिग्री जब पुट करें तो हमारे पास जीरो आ रहा है, तो P हमारे पास जीरो हो जाएगी, यानी कि पावर लॉस इन इंडक्टर जो है हमारे पास जीरो है। अब इसकी एक हमारे पास एक बहुत मेन एप्लीकेशन है इंडक्टिव सर्किट की, वो है हमारे पास चोक कॉइल। अब चोक है क्या? चोक इज एन इंडक्टर यूज्ड इन सर्किट, इट ऑफर्स हाई रिएक्टेंस टू फ्रीक्वेंसी अबव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज विदाउट अप्रिशिएबल लिमिटिंग द फ्लो ऑफ करंट, कि हमारे पास जो है ना करंट को लिमिट भी नहीं करेगा और हमारे पास एक हाई रिएक्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा होगा। अब इसके कुछ मेन सेलेंट फीचर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कि जो इंडक्टर होता है ना इसी सर्किट में इज यूज टू लिमिट द करंट विद मिनिमम एनर्जी लॉस, इट्स इंपीडेंस इज XL एंड लार्जर एट हाई फ्रीक्वेंसी। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास XL जो है वो 2πfl के इक्वल है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो इसकी रिएक्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी। जबकि इन जनरल चोक इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलॉन्ग अनडिजायर्ड पाथ, द चोक इज यूज एज अ फिल्टर इन पावर सप्लाई टू प्रिवेंट रिपल, कि हमारे पास जो चोक है ना वो पावर सप्लाई में ना जो जितने भी हमारे पास रिपल्स आते हैं उनको फिल्टर कर रहा होता है। हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम में हमारे पास वोल्टेज और करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं उनको भी चोक एज अ फिल्टर कर रहा होता है। और इसमें आखिरी चीज़ आपने ये याद रखनी कि इट आल्सो प्रिवेंट्स अनवांटेड सिग्नल टू एंटर अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। हमारे पास एक सर्किट होता है ना कंप्लीट, उसकी सर्किटरी में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो हमारे पास एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट्स भी होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास लोड एज अ लोड जो सर्किट बिहेव करते हैं वो लोड सर्किट्स भी होते हैं। अब वो सारे के सारे ना कुछ फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर रहे होते हैं, तो वो उनको प्रिवेंट कर रहा होता है उन अनवांटेड सिग्नल के अंदर आने से और उनको इंटरप्ट करने से, क्योंकि हमारी वेव फॉर्म डिस्टर्ब हो जाती है जब हमारे पास अनवांटेड सिग्नल हमारे सिग्नल के अंदर जंप इन कर जाते हैं। तो दस द अनडिजायर्ड सिग्नल एंड नॉइस कैन बी अटेन्यूएटेड, हमारे पास इसको हम बूस्ट अप या इसको हम गेन इसके अंदर ला सकते हैं। गेन से मुराद ये है कि हमारे पास जो एक इनपुट सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन है AC थ्रू प्योर इंडक्टेंस का, तो आपने इसी तरह हमारे पूरे टॉपिक को डिफाइन करना है, जिसमें आपने बताना है कि इंडक्टिव सर्किट्स क्या होते हैं, हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है, और इसके अलावा आपने इंस्टेंटेनियस पावर को बताते बताते इसमें चोक कॉइल को भी डिफाइन कर देना है।